नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित। कुल बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ पहुंचा, राज्य विकास को गति। संभागायुक्त की अध्यक्षता में कोरबा मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति की बैठक, मरीज सुविधाओं और अधोसंरचना से जुड़े प्रस्ताव स्वीकृत। सिरगिट्टी में शिव मंदिर प्रांगण को लेकर विवाद, विशेष समुदाय के आयोजन पर आपत्ति के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर महिला स्वच्छता की पहल, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार का 35,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने बजट पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा में प्रस्तुत यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जिसमें विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में पूंजीगत और राजस्व व्यय के माध्यम से अधोसंरचना, सेवाओं और जनहित के कार्यों को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुपूरक बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना, मुफ्त बिजली, बिना ब्याज कृषि ऋण और फसल बीमा योजना के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास, पुलिस आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण और नगरीय विकास कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जी, बेसिकली मैंने जैसा कि आज बजट में अपनी स्पीच पे भी, अपनी चर्चा के दौरान भी कहा कि 42,000 करोड़ की लगभग देनदारी पिछली सरकार अलग अलग संस्थानों में छोड़कर गई थी, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हो। तो जब तक मार्कफेड की वित्तीय हालत ठीक नहीं रखेंगे तो धान खरीदी अच्छे तरीके से भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय सेहत ठीक नहीं रहेगी, पीडीएस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन जो इस अनुपूरक बजट में कवर किया गया है, उसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों को के वित्तीय हालत को, वित्तीय सेहत को ठीक करने की दृष्टि से किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने पथरिया और बिल्हा विकासखंड में कई कार्यों के अधूरे रहने के बावजूद करोड़ों रुपए के भुगतान और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेके दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए मामले की ईडी स्तर पर जांच की मांग की है। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांच समिति गठित करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं धर्मलाल कौशिक ने 35,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने विशेष रूप से बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रावधान को जिले के लिए सभी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा को गति मिलेगी। पथरिया और बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत में जो जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, लगभग 111 योजना के बारे में बात किया मैं कि पूर्ण कब होगा और राशि के भुगतान जो की गई है, उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया कि पूर्ण कब तक किया जाना है, ये समय सीमा बताना संभव नहीं है। किंतु दुख की बात यह है कि राशि का भुगतान पूरा कर दिया गया है और कार्य अपूर्ण है। इसको लेकर के एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। बिलासपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की खोज, जब्ती, संरक्षण और साइबर फोरेंसिक पर 1 दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर हुई इस कार्यशाला में रेंज के 8 जिलों के विवेचक, साइबर थाना और एसीसीयू के अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रांत सिंह ठाकुर द्वारा किया गया, जिसमें डिजिटल साक्ष्य संग्रह, सुरक्षा और न्यायिक जांच की विस्तृत जानकारी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साक्ष्य संग्रह और विश्लेषण की तकनीक सिखाई गई।
एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य अपराधियों को दोषी सिद्ध करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उनकी सुरक्षा में लापरवाही जांच में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि अब रायपुर प्रयोगशाला से मोबाइल, कंप्यूटर, क्लाउड डेटा और दस्तावेजों की जांच सीधे की जा सकेगी, जिससे अन्य राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी। प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में जिले में अन्य विवेचकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों ने डिजिटल फॉरेंसिक का व्यवहारिक प्रदर्शन किया और आधुनिक अपराध जांच में इसके उपयोग की जानकारी दी। बिलासपुर रेंज में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर एक वर्कशॉप रखा गया है रेंज स्तरीय, जिसमें कि सर्च, सीजर, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस एंड साइबर फॉरेंसिक्स पर जो है रायपुर के CFSL से यहाँ पे ट्रेनर आए हुए हैं, जो कि सभी रेंज के विवेचकों को और राजपत्रित अधिकारी और साइबर सेल के जितने भी स्टाफ है सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा वर्कशॉप है और हमारी विवेचना के लिए बहुत सहयोगी। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति के तहत एक और बड़ी सफलता सामने आई है। पूना मारगेम पुनर्वास के पुनर्जीवन अभियान के अंतर्गत 34 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिलाएं और 27 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये कैडर DKSZC, तेलंगाना स्टेट कमेटी और AOB डिवीजन से जुड़े हैं। बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2024 से अब तक 824 माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं, जबकि 1079 गिरफ्तार और 220 मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह आंकड़े नीति की प्रभावशीलता दर्शाते हैं। DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा और CRPF के संयुक्त प्रयासों से यह सफलता मिली है। आत्मसमर्पित कैडरों को 50,000 रुपए की तत्कालिक सहायता दी जाएगी और पुनर्वास प्रक्रिया जारी है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 34 जो माओवादी कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक DVCM है, साथ में कंपनी PLG जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 का मेंबर है। इसी प्रकार ACM और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, RPC अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 34 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं। आपको पता है कि CRPF व छत्तीसगढ़ पुलिस काफ़ी समय से एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार जारी किए हुए हैं और जहां हम लोग एक तरफ मैसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जो वैक्यूम एरिया है वहां पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर उनको मुख्यधारा से शामिल कर रहे हैं। संभागायुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कोरबा की स्वशासी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ब्रह्म परीक्षकों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था, काउंसलिंग हॉल की साज सज्जा तथा मरीजों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश से उद्देश्य से ब्लड सेंटर में स्थापित कंपोनेंट यूनिट के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीदी पर सहमति बनी। इसके साथ ही रेडियोलॉजी विभाग के लिए 1 नग CR सिस्टम क्रय करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा ई-ऑफिस के सुचारू संचालन के लिए इंटरप्राइज फायरवॉल एवं अन्य आवश्यक IT उपकरणों की खरीदी को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सचिव, स्वशासी समिति एवं अधिष्ठाता डॉक्टर KK सहारे सहित अस्पताल प्रशासन, CGMSC के अधिकारी और विभिन्न विभागों के सदस्य उपस्थित रहे। थाना आस्था क्षेत्र में जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत कार्रवाई करते हुए तस्करों के चंगुल से 10 नग गौवंशों को मुक्त कराया है। ग्राम हर्रा डीपा के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन को पकड़कर आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त कर आरोपी को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। फरार आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी तलाश जारी है। सिम्स अस्पताल में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार को लेकर 1 दिवसीय निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वाइकल कैंसर से संबंधित आधुनिक चिकित्सकीय जानकारी से अवगत कराना था। इसमें देश भर से लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सर्वाइकल कैंसर के कारणों, जोखिम कारकों, प्रारंभिक लक्षणों, जांच की आधुनिक तकनीकों जैसे पैप, स्मीयर और HPV टेस्ट तथा उपचार विधियों पर जानकारी दी।
वक्ताओं ने बताया कि समय पर पहचान और नियमित जांच के माध्यम से प्रभावी रोकथाम संभव है। साथ ही एचपीवी टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित चिकित्सकीय परामर्श से इसके मामले में कमी लाई जा सकती है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के लिए प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने विशेषज्ञों से अपने सवालों का समाधान प्राप्त किया। आज सर्वाइकल कैंसर का एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन हमारा एक दिवसीय प्रोग्राम है। स्टेट भर से लोग आए हुए हैं इसमें, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सर्वाइकल कैंसर को हम जल्दी से जल्दी कैसे डायग्नोसिस करें। अगर किसी महिला को अगर योनि द्वार पे कोई ऐसा घाव या कुछ रहता है तो उसका परीक्षण कैसे किया जाता है और किस स्टेज पे उसको किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, उस पर परिचर्चा है और उस पर कार्यशाला है। ये कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि पूरे देश में महिलाओं के जो गर्भाशय का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। इसके बाद जो भी जांच की तकनीक से हमारे जो चिकित्सक हैं, लगभग 72 से 75 के आसपास के चिकित्सक इसमें भाग लिए हैं। ये सभी इसको सीख करके इस प्रदेश की सेवा कर सकेंगे और अर्ली डायग्नोसिस में हमारे लोगों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को बहुत अधिक फायदा पहुँचाएंगे। हर साल 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर्स डे मनाया जाता है, जो उन सरकारी कर्मचारियों के सम्मान का अवसर है जिन्होंने देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा वरिष्ठ पेंशनर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे और उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि पेंशनर समाज की मजबूत नींव हैं, जिनके अनुभव और सेवाएं नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वक्ताओं ने पेंशनर्स के योगदान को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका कभी भुलाई नहीं जा सकती। समारोह में सामाजिक, प्रशासनिक और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बुधवार को राष्ट्रीय पेंशनर्स डे के अवसर पर बिलासपुर में पेंशनर्स अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे। फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर छत्तीसगढ़ के बैनर तले बड़ी संख्या में पेंशनर्स कलेक्टर पहुंचे और प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच समन्वय के अभाव में उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता नियमित रूप से नहीं मिल रहा है और कई बार महीनों तक डीए अटका रहता है। उन्होंने मांग की है कि दोनों राज्यों के बीच समन्वय बैठक कर डीए का भुगतान हर माह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पेंशनर्स ने 8वें वेतनमान में अपने पृथक किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें वैधानिक हक तुरंत दिया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और सकारात्मक निर्णय लेगी। हम लोग आज पेंशनर डे है, उसके उपलक्ष्य में अपनी जो समस्याएं हैं तत्संबंध में हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया को ज्ञापन कलेक्टर के द्वारा आज प्रेषित करवाने हेतु हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। उसमें हमारी कई बिंदु हैं, जैसे धारा 49 को पृथक करना। हम लोगों को डीए अगर मिलता है तो जब तक मध्य प्रदेश मंजूरी नहीं देता हमको डीए नहीं मिलता, या मध्य प्रदेश के पेंशनर को डीए नहीं मिलता जब तक छत्तीसगढ़ मंजूरी नहीं देता। आज 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और ये भी आया है कि 8वें वेतनमान में जो लागू होने वाला है उसमें हम लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, जो कि ना किया जाए। मतलब पेंशनरों को पृथक ही कर दिया गया, जबकि हमारा जो फंड होता है वो एक सुरक्षित फंड होता है जिसमें से हम लोगों को राशि दी जाती है। तो वो फंड को वो अलोकेशन ही नहीं कर रहे। तो ऐसी कुछ हमारी जीवंत समस्याएं जिनको हमने आज कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन में प्रधानमंत्री महोदय को अवगत कराया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।